गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कर रहे थे। वैगनर महोदय जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1912 में अपने महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत का विवरण दिया था। किंतु ये सिद्धांत वास्तव में रोशनी में तब आया जब 1924 में इसका इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया गया, और ये फिर एक तरह से एक कौतूहल का विषय, या मैं कहूँगी अध्ययन का विषय बन गया। और इसने एक मार्ग प्रशस्त किया इस सिद्धांत ने कि पृथ्वी की उत्पत्ति है, वर्तमान महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति है, वो स्थानांतरण से हुई है, विस्थापन से हुई है। इसके लिए कल मैंने जिक्र किया था कि प्रमुख जो बल हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े महाद्वीपों को खिसकाया है, उसमें उन्होंने अवकल गुरुत्वाकर्षण बल, पल्लवनशीलता बल और ज्वारीय बल को प्रधान माना। इसी के आधार पर वैगनर महोदय ने बताया था कि किस तरह से अफ्रीका महाद्वीप के गिनी तट में दक्षिणी अमेरिका को सटाया जा सकता है, उत्तरी अमेरिका को ग्रीनलैंड और यूरोप से सटाया जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया को बंगाल की खाड़ी में समाया जा सकता है, और इसी प्रकार से संपूर्ण ये भूभाग है, इसे साम्य स्थापना का नाम उन्होंने दिया था। इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा मान्यता मिली क्योंकि उन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जिग्स फिट या साम्य स्थापना को दर्शाया। वैगनर ने अफ्रीका को सबसे स्थिर स्थलीय भाग माना है अपने इसमें, और बताया कि सारा विस्थापन अफ्रीका के संदर्भ में हुआ है। उस समय दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका में नटाल के निकट था। वैगनर की मान्यता है कि भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों की स्थिति में पर्याप्त अंतर हुआ है। ध्रुवों की स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया को वैगनर ने वैंडरिंग ऑफ पोल्स की संज्ञा दी है। सिल्यूरियन युग में भूमध्य रेखा सबसे ज़्यादा उत्तर में थी और ये नॉर्वे के उत्तर से गुजरती थी। कार्बोनिफेरस युग में भूमध्य रेखा ब्राज़ील तथा यूरेशिया के मध्य से जाती थी, और टर्शरी युग में ये वर्तमान अल्पाइन पर्वत जो है वहाँ से गुजरती थी। भूमध्य रेखा की स्थिति में परिवर्तन हुआ, और जिससे ये परिवर्तन के कारण ही ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में की स्थिति में भी अलग अलग परिवर्तन हुए। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिल्यूरियन युग में लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व जो भूमध्य रेखा है वो 14 डिग्री उत्तर और 124 डिग्री पश्चिम में थी। ये मेडागास के उत्तर पूर्व में कह सकते हैं हम। कार्बोनिफेरस युग में लगभग 28 करोड़ वर्ष पूर्व ये 16 डिग्री उत्तर और 147 डिग्री पश्चिम में थी। इसी प्रकार से ये नटाल और डरबन के पास कह सकते हैं इसे। और टर्शरी युग में लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व ये 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 153 डिग्री पश्चिम में थे। अर्थात अफ्रीका के दक्षिण में 53 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास भूमध्य रेखा थी। वैगनर के विस्थापन सिद्धांत में ध्रुवों का परिभ्रमण सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। इस प्रकार ये देखना अनिवार्य है कि सभी विस्थापन ध्रुवों तथा भूमध्य रेखा की स्थिति में परिवर्तन के संदर्भ में ही हुई हैं। अब पर्वत निर्माण के बारे में वैगनर महोदय क्या कहते हैं, इस पर एक बार रोशनी डालेंगे। इन्होंने अपने विस्थापन के सिद्धांत की सहायता से मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है। इनके अनुसार उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर विस्थापित हो रही हैं, तब इन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मोड़ पड़ गए और रॉकी और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। उसी प्रकार उत्तर में यूरेशिया तथा दक्षिण में अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित होने से टेथिस सागर की भू अभिनति में भी मोड़ पड़ गए, जिससे हिमालय और आल्प्स जैसे नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। अब आता है वैगनर के सिद्धांत की समीक्षा। देखिए, समीक्षा में बेटा पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं कि पक्ष में ये कितना प्रभावी है ये सिद्धांत, और विपक्ष में इसकी कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, उसका हम इसमें जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि मूलतः वैगनर को अगर हम माने तो ये एक जलवायु विशेषज्ञ थे, और उन्होंने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए भूगर्भ शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और फिजिक्स, मैथ, इन सभी शाखाओं का सहारा लिया। इसलिए इसमें पक्ष और विपक्ष में कई प्रमाण मिलते हैं। अब आता है, सबसे पहले हम इसके पक्ष में प्रमाण के जिक्र करेंगे। तो सबसे बड़ा जो प्रमाण है इसका
वो है साम्य स्थापना। वेगनर ने विस्थापन सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण तत्व विश्व के विभिन्न स्थलमंडलों में साम्य स्थापना की है। वेगनर ने बताया कि अंध महासागर के पूर्वी व पश्चिमी तटों की रूपरेखा को देखने से ये प्रतीत होता है कि ये सभी स्थल पहले इकट्ठे थे। बाद में उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर खिसकने से अंध महासागर का निर्माण हुआ। ये इसी प्रकार से यदि हम कहें कि ब्राज़ील का उभार है वो गिनी की खाड़ी में सटाया जा सकता है। पूर्वी ग्रीनलैंड, पश्चिमी ग्रीनलैंड, बेफिनलैंड, एलिसमी लैंड और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के अन्य भाग पश्चिमी यूरोप के तट के साथ साथ सही सट जाते हैं। इसी तरह से इथोपिया और इरिट्रिया के तट भी पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान के तट से मिल जाते हैं। अंध महासागर के मध्य में एक जलमग्न कटक मिलती है जिसे मिड अटलांटिक कटक कहा जाता है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस कटक का होना वेगनर के पक्ष की बात माना जाता है, क्योंकि इस कटक के साथ पश्चिम में स्थित उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका व पूर्व में स्थित यूरोप व अफ्रीका को मिलाया जा सकता है। अर्थात ये मिड अटलांटिक कटक है, ये कटक है, ये सेंटर पॉइंट है। इसके सहारे उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका और यूरोप व अफ्रीका को मिलाया जा सकता है। अब नेक्स्ट आती है, इसमें नंबर 2 पॉइंट आता है भूवैज्ञानिक समानता। अंध महासागर के पूर्व तथा पश्चिम में स्थित थल भागों की अगर भूवैज्ञानिक संरचना को देखा जाए तो इससे पता लगता है कि अमेरिका और यूरोप में स्थित जो हर्शियन वलन हैं उनके जोड़ों को मिलाने पर एक रेखा में बैठते हैं, अर्थात ये एक ही काल में बने हैं। वेगनर के सिद्धांत का समर्थन करते हुए एक बैली महोदय हुए हैं, उन्होंने कहा ब्रिटेन की कैलिडोनियन वलन है वो अमेरिका में अपलेशियन के रूप में विस्तृत हैं, जो कि हर्शियन वलन को पेंसिल्वानिया में काटती हैं। इससे आगे हर्शियन वलन कैलिडोनियन वलन के उत्तर में स्थित है। कैलिडोनियन वलन उत्तर में पश्चिमी स्विट्जरलैंड और पूर्वी ग्रीनलैंड तक फैले हुए हैं, अर्थात ये एक ही जैसे भूवैज्ञानिक समानता रखते हैं। दक्षिणी अंध महासागर के तटों की समानता भी हम देखने में मिलती हैं, जिसमें ब्राज़ीलाइड के नाम से संबोधित कैलिडोनियन वलन उत्तर दक्षिणी दिशा में ब्राज़ील से यूरुग्वे होते हुए 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर दिखाई देते हैं। इसी प्रकार गोंडवाना लैंड नामक वलन दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना से प्रारंभ होकर अफ्रीका के केप प्रांत तक जाता है। इस प्रकार से ये भूगर्भिक समानता है जो दोनों महाद्वीपों के बीचों बीच 400 से 800 किलोमीटर चौड़ा स्थल अपर्दन व अवतलन द्वारा विलीन हो गया हो। अंध महासागर में सियाल की उपस्थिति अवतलन की पुष्टि करती है। इस प्रकार यह अनेक ऐसे उदाहरण दिए उन्होंने कि जिनसे ये पुष्टि होती है कि कभी यहाँ अवतलन हुआ है और ये भूभाग आपस में इनमें मूवमेंट हुआ है। इसी प्रकार नवीन वलित पर्वतों के बारे में अभी हम अपन ने किया ही है कि किस प्रकार से वो रॉकीज़ और एंडीज़ पर्वतमाला, आल्प्स और एटलस पर्वतमाला और साथ में हिमालय पर्वतमाला का निर्माण वेगनर ने अपने सिद्धांत के रूपरेखा के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार पुरातन जलवायु, प्राचीन जलवायु में भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, मालागासी, प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया व अंटार्कटिक महाद्वीप में बहुत शीतल जलवायु हुआ करती थी। ये सभी प्रदेश दूर दूर तक बर्फ़ से ढके हुए थे, जबकि वर्तमान युग में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व प्रायद्वीपीय भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में इतने बड़े पैमाने पर जलवायु संबंधी परिवर्तन केवल महाद्वीपों के विस्थापन से ही समझे जा सकते हैं। इसी प्रकार से जंतु व वनस्पति विज्ञान में भी हम ये कह सकते हैं कि अंध महासागर के पूर्वी व पश्चिमी तटों पर मेसोसोर नामक जंतु तथा ग्लोसोपेट्रिस वनस्पति है, इसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। उनमें बहुत अधिक साम्यता मिलती है। ये जीवाश्म भूमि में जिन चट्टानों में मिले हैं उनमें एक समान क्रम पाया जाता है। इस प्रकार उत्तर पश्चिमी यूरोप व पूर्वी अमेरिका के भागों में लगभग एक सी वनस्पति और जीवाओं का अवशेष मिलता है। इसी प्रकार जंतुओं का व्यवहार भी हम कह सकते हैं कि स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में लेमिंग्स के कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो एक ऋतु विशेष में पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं।
पश्चिम की ओर बहुत दूर जाने पर ये अंध महासागर के तट पर पहुंच जाते हैं और इनमें कूदकर अपनी जान दे देते हैं। तो इस प्रकार विश्व में कोयले का वितरण, महाद्वीपों के विस्थापन के लिए ये सारा वैगनर के सिद्धांत के